इसी मीडिया ने तैयार किए वो चैप्टर्स और अलग अलग टीचर्स भेज दिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर कैसे आप देखते जरा जयशंकर जी कि हमारे साथ जुड़ गए प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और जयशंकर जी के पास पहले, जयशंकर जी कैसे देखा जाए, क्या कुछ बदलते हुए देख रहे हैं आप? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत कुछ है आपके पास, मैं समझ रहा हूँ। राजीव जी, अगर आप याद करें तो इसी मंच पे हम कई बार कह चुके हैं कि 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आने के बाद देश के राजनीति का परिदृश्य बदल जाएगा। और अभी 10 दिन पहले ही जब हम लोग बात कर रहे थे, एग्जिट पोल तो कल आया है। देखिए, मैं कई चैनलों पे जाता हूँ, ये बात सही है, लेकिन मैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स को खारिज करता हूँ। पहले ही नजर में कहता हूँ कि ये सब इंटरटेनमेंट के साधन है, इसके अलावा कुछ नहीं। और कई बार ये शेयर बाजारों को उठाने और चढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इससे अधिक इनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन 10 दिन पहले हमने जो कहा था कि हरियाणा में 60 सीटें कम से कम मिलेंगी कांग्रेस को, और उससे ऊपर भी जा सकती है, और ऊपर जाने लगेगी तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। हो सकता 70-75 भी चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और यही जम्मू कश्मीर के लिए भी कहा था। संजोग की बात है कि देखिए, अभी सभी एग्जिट पोल भी जो भी दिखाए, मुझे लगता है कि सभी चैनलों को ये मालूम हो गया था एग्जिट पोल के बारे में, और बहुत कम लोगों ने दिखाने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि ऊपर से कह दिया गया था। देखिए, अगर इनको मिल जाता कि नहीं 50-50% का भी चांस है या थोड़ा सा बढ़त है अगर भाजपा के पक्ष में, तो ये सारे लोग दिखाते, तब सारा वो युद्ध और वो सब जो छोड़ छाड़ करके तब लगता कि नहीं साहब, दिखाना ही दिखाना। लेकिन क्योंकि सबको मालूम था। अब सच बात यह है कि देखिए, लगातार जब लोकसभा का चुनाव जो हुआ है, जिस तरह से 240 पे सिमट के आ गए, उस समय भी हमने यही कहा था, यहाँ भी कहा था, और दूसरे चैनल पर भी कहा था कि 240 पार नहीं कर पाएंगे ये। तो 240 पर सिमट जाने के बाद से ही एक तरह से मोदी शाह का युग जो है समाप्ति की ओर बढ़ने लगा है भाजपा में, ये बात तय है। लेकिन उम्मीद तो थी कि मोदी जी और अमित शाह जी इससे सबक लेंगे और शायद वो अपने कार्यशैली में कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन साहब, वो जिस तरह से संविधान हत्या की बात और ये सारी बातें कर रहे हैं, और मैं एक बार बार रट्टा लगाता हूं मैं जिसको, फिर एक बार रट्टा लगाते हुए कह रहा हूं मैं कि ये बात करने वाला आदमी पिछले 5 साल तक लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं बनने दिया। 4 जून को नतीजे आ गए, लोकसभा गठन हो गया, संसदीय समितियों के चुनाव भी हो गए, लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। सोचने वाली बात है ना। संविधान में तो व्यवस्था है कि लोकसभा अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और बाकी संसदीय समितियां होंगी। तो लोकतंत्र को पूरी तरह से एक तरह से धता बताने की जो कोशिश होती है, वो हमारे प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। उसके बाद भी लगा कि अब शायद राजनीतिक विरोधियों को ताड़ित करने के लिए ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल उनके खिलाफ कम होगा, लेकिन उसमें भी कोई कमी नहीं है। उसमें भी लगातार कहीं ना कहीं कभी किसी को, कभी हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी और सीबीआई के लोग पहुंच रहे थे। तो उसमें कोई बदलाव तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों राज्यों के विधानसभा के नतीजे आ जाएंगे 8 तारीख को, और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होगा, दिल्ली विधानसभा का भी होगा, और अगले साल ही मेरे ख्याल से बिहार विधानसभा का भी चुनाव होने वाला होगा। ये सारे चुनाव, अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि वो मस्तक भारत का जो है वो इनके हाथ से निकल जाएगा। भाई, मस्तक से लेकर के आप देखिए ना, ऊपर का जो भी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर इनके हाथ में नहीं रहेगा, हिमाचल पहले से कांग्रेस के पास है, पंजाब पहले से आम आदमी पार्टी के पास है, और अगर हरियाणा निकल गया तो पूरा दिल्ली पहले से इनके हाथ में नहीं है। तो पूरा उत्तर भारत इस तरह का जो है वो पूरा साफ हो गए। साउथ पूरा साफ हो गए, ये भी साफ हो गए। उत्तर प्रदेश में हाफ से कम ही रह गए। विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होगा, वहां पर भी हैसियत पे आ जाएंगे आप। बिहार की हालत भी वही होने वाली है। झारखंड जाने ही वाला आपके हाथ से, आप वहां कुछ कर नहीं सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है, एक बार फिर से उसी को सरकार बनने की दिखाई दे रहे हैं, आसार दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में 10 साल पहले जो मोदी शाह युग शुरू हुआ था, अब वो अंत की ओर बढ़ने लगा है।
लेकिन सिर्फ मोदी शाह युग की बात करके हम लोग थोड़ा इसको हल्का करना होगा। जी। जो मोहन भागवत की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है, सच बात यह है कि आरएसएस की नीतियां रिजेक्ट हो रही हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ परिवार का जो अंदर मन में जो भरा हुआ है, हिंदुत्व की बात हो, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की राजनीति करने की बात हो, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात हो, उसको लोगों ने खारिज करना शुरू किया है। अभी तक ठीक है कि वो मोदी जी और अमित शाह जी उसके वाहक बने घूम रहे थे, आदित्यनाथ उसके वाहक बने घूम रहे थे, लेकिन अब लोगों ने तय कर लिया कि भाई 10 साल में हमने देख लिया, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया, बहुत भारत पाकिस्तान हो गया, बहुत आपके कहने पे हिंदू राष्ट्र और ये सब कुछ कर लिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? हमको क्या मिला? हमारे बच्चे को रोजगार मिला कि नहीं मिला? हमारे भाई को रोजगार मिला कि नहीं मिला? पेट्रोल, डीजल और बाकी ईंधन जो है वो हमको सस्ता मिला कि नहीं मिला? ये सारी चीजें लोगों ने कसौटी पे तल शुरू कर दिया थे। तो अब इसको लेते हुए, जैसे मन में तो इनको है संविधान बदलने की बात, तो बार बार जो कहा जाता था, भाई एक तरफ जो है ये कहते थे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अनंत हेगड़े इनकी पार्टी में था, लल्लू सिंह जाकर के वो बोल रहे थे कि भाई 400 सीट मिलेगी तो हम संविधान बदल पाएंगे। तो ये सारी बातें कहने, किसी के खिलाफ कोई एक्शन तो आज तक मोदी जी ने, अमित शाह ने नहीं लिया, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं लिया। एक तरफ से आप कुछ और कहलवाते हैं, दूसरी तरफ से कुछ और बोलते हैं। तो मन में तो यह था कि भाई संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ है, जो दलित को, आदिवासी को, पिछड़ों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा देता है, उसको खत्म करना है। लागू क्या करना है? मनु संहिता लागू करना। चित्पावन ब्राह्मणों की संस्था जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके अनुसार जो कैसे समाज में, कैसे उनके दिमाग में बार बार एक खटकती है। देखिए मुसलमान तो उनके टारगेट पे ऐसे ही हो जाते हैं, उनके दिमाग में असली चीज है कि दलित जो हमारे पैरों की जूती बनता था, जो ओबीसी हमारे सामने साफाई में बैठ नहीं सकता था, जो महिला हमारे गुलाम बन के रहती थी हमारे घरों में, चौका से आगे बढ़ती नहीं थी, वो अब हम लोग को आंख दिखा रहे हैं, वो सरकार में जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष के बन रहे हैं, वो राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये बातें इनको कभी भी कबूल नहीं होती है। वो ऊपर से जितनी भी बातें करेंगे, जैसी भी बातें करें, आपको याद होगा जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ओबीसी चेहरा अपने को बताते हैं, लेकिन जब मंडल आयोग की रिपोर्ट वीपी सिंह ने लागू की थी, उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि अब हमको हिंदुत्व के मुद्दे पे आगे बढ़ना है, और आडवाणी जी ने कमंडल पकड़ लिया था। सितंबर से 7 अगस्त को तो लागू हुआ था 1990 को मंडल आयोग की रिपोर्ट, और सितंबर के पहले हफ्ते में आडवाणी जी निकल पड़े थे राम रथ यात्रा लेकर। उसका सारथी कौन था? उसके सारथी नरेंद्र मोदी थे, जो आज ओबीसी ओबीसी चिल्लाते हैं। तो जब भी ओबीसी को, जब भी आदिवासी को, जब भी दलित को, जब भी महिला को कुछ देने की बात आती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जो आनुषंगिक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य उसके जो संगठन है, ये दीवार बन के खड़ा हो जाते हैं और बातें लंबी चौड़ी करेंगे। नहीं साहब, हम तो आदिवासियों की बात करते हैं, हम तो पिछड़ों की बात करते हैं, हम तो इसकी बात करते हैं। हमने तो बार बार चुनौती देके कहा है कि भाई मोहन भागवत जी, आप एक कार्यक्रम करिए नागपुर में, रेसिम बाग में, आप मनु स्मृति को आग लगाइए। हमारे जैसे लोग पैदल जाएंगे आपका पैर छूने के लिए, कर दीजिए काम, कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए, लेकिन मन में आपके मनु संहिता है और बाकी संविधान की बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं राजीव जी, लोगों ने इसको, इस राजनीति को खारिज करना शुरू कर दिया है। अब क्या होगा पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? संजय जोशी का नाम आ रहा है, कभी नितिन गडकरी को अध्यक्ष और संजय जोशी को महासचिव संगठन प्रभारी बनाने की बात हो रही है, कभी शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आता है, कभी वसुंधरा राजे का नाम होता है। अब ये तो उसी दिन होगा जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तय कर लेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को 2 हिस्सों में बांट देना है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी कभी किसी हालत में भी संजय जोशी को या वसुंधरा राजे को कबूल नहीं करेंगे पद पर रहते हुए। तो या तो आरएसएस इस हैसियत में आ जाए, इतनी तैयारी करके आ जाए, तो बात अलग है, नहीं तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ये लोग कंसेंसस ही निकालेंगे, क्योंकि आरएसएस की भी असली चिंता यह है कि भाई मोदी रहे या ना रहे, लेकिन जो उसकी नीतियां हैं, जो 125 साल में 100 साल पूरा होने के बाद वो जिसको दिखाना चाहते हैं, अब तो उसका सारा सपना तो धराशायी हो गया।
240 पर टिक जाने के कारण। तो लेकिन उसके जरिए अगर सरकार पे संकट आ जाता है, एक एक सरकारें, राज्य सरकारें हाथ से निकलते चली जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ मोदी और अमित शाह बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। और मैं बताऊं आपसे, वीपी सिंह ने उस समय कहा था, ये तो सनलाइट साबुन की तरह से है, ये एक बार घिस देने पे झाग निकल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। तो अब उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई है। लोग समझ चुके हैं कि भाई ये है क्या, ये रामनामी ओढ़े हुए लोग क्या है, कालनबी वाले लोग हैं ये। तो लोग इनको, इनकी असलियत को जान चुके हैं। अब कोई भी इनका चलने वाला नहीं है, चाहे मोहन भागवत खुद ही सर पटक के खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब लोगों ने मान लिया है कि देखो राहुल गांधी जो बातें कहता रहा है वही बातें सही होती रही। आज क्यों केंद्र सरकार कहने वाली है, कह रही है, या मोदी जी अमित शाह जी कह रहे हैं कि साहब अग्निवीरों में भी 25% को सेना में कंफर्म परमानेंट किया जाएगा। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि राहुल गांधी ने कहा है कि भाई हमारी सरकार बनते ही अग्निवीरों को हम समाप्त कर देंगे, वो योजना समाप्त कर देंगे, अग्निपथ योजना समाप्त करेंगे और परमानेंट बहाली की बात करेंगे। तो लोगों के दिमाग में, लोगों को, इस देश के युवाओं को, इस देश की महिलाओं को ये बात लगने लग गई है, देश के किसान, नौजवान, जवानों को ये बात लगने लगी है कि राहुल गांधी वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहा है। वो सोच समझ करके सुविचारित आधार पे, जब भी कभी, जैसे प्रशांत बता रहे थे कि वो स्टैंड लेता है जो आदमी हर बात पे, और उस पर खुलेआम बना बड़ा किसी डर के वो अपनी बातों को रखता है। लोग अब उनकी बातों को बहुत गंभीरता के साथ सुन रहे हैं और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है लोगों को राहुल गांधी के अंदर में, और ये बात आगे जाकर के जाएगी। एक बात और सिर्फ कहना चाहूंगा राजीव जी, जी। और